Hello everyone and welcome to Join MNS Academy. The chapter which we are going to do is semiconductors. So let's start with this chapter. So in the introduction we have given a brief about vacuum tubes. जैसे कि अभी जो हम यूज़ करते हैं हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें हमारे डायोड्स होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं. बट जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स और वैल्व्स होती थी. बट इनके में धीरे धीरे कुछ कुछ एवोल्यूशन हुए, उसके बाद अभी हम इंटीग्रेटेड चिप्स पे आ गए हैं. सो अब अगर हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो हमें उसका इंट्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, इसलिए हम वैक्यूम ट्यूब्स और वैल्व से स्टार्ट करें. द इवोल्यूशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टेड विथ डायोड एंड प्रोसीडेड टू ट्रायोड एंड टेट्रोड एंड पेंटोड. सो जो भी वैक्यूम ट्यूब्स थी उसमें पहले हमने डायोड बनाया, देन उसके बाद ट्रायोड, टेट्रोड एंड पेंटोड बने, और ये सब जो थे ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हेल्प करते थे एंड वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती थी या फिर जो भी हमारा सिग्नल होता था वो ट्रांसमिट होता था. वैल्व्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो जो भी हमारे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे उनके अंदर कुछ वैल्व्स होती थी और वो वैल्व्स जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करती थी. सो एक जो डायोड होता था, डायोड में क्या होता था, डायोड में दो इलेक्ट्रोड्स होते थे और उन इलेक्ट्रोड्स में से एक को हम कैथोड एंड एक को एनोड कहते थे. वैसे ही जो बाकी हमारे जो टेट्रोड या पेंटोड है उसमें क्या होता था कि एक कैथोड एंड एक एनोड होता था और उसके अलावा उसमें ग्रिड्स होते थे. ये ग्रिड्स भी उसको हेल्प करते थे पूरे वाल्व को वर्क करने में. जैसे कि जो भी हमारा सिस्टम है, जितना बड़ा सिस्टम होता था उसमें हमें उतने ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे एंड उसी वैक्यूम ट्यूब्स के अकॉर्डिंगली ट्रायोड, पेंटोड या जो भी चीज़ें थी वो फॉर्म होती थी. द नेक्स्ट इज जनरली इन वैक्यूम ट्यूब्स द इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द कैथोड यूजिंग लो टेंशन बैटरी. सो जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी उसके अंदर जो हमारा कैथोड एंड एनोड होता था उसमें हम क्या करते थे, एक बैटरी यूज़ करते थे एंड उस बैटरी की वजह से हीट करते थे एंड उस हीट की वजह से ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो मूव करता था. द वैक्यूम्स हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन नॉट लूजिंग इट्स एनर्जी बाय कोलिशन विथ एयर मॉलिक्यूल्स इन द वे. सो जो भी हमारी ये ट्यूब्स थे उसमें हम वैक्यूम रखते थे बिकॉज उनके बीच में एयर नहीं होती थी, इसलिए ही इनको वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते थे. तो अगर जो वैक्यूम ट्यूब है अगर वो वैक्यूम नहीं होगी, मीन्स वहाँ पे एयर नहीं होगी, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जो मूव करेगा वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा या फिर वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा, तो जो भी उसकी एनर्जी होगी वो लूज़ हो सकती है, इसलिए हम वहाँ पे वैक्यूम कंडीशन रखते थे. हाउएवर द वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस हैड सम डिसएडवांटेज एंड दे आर बल्कि, ऑपरेट एट हाई वोल्टेज, कंज्यूम मोर पावर, हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी. तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेंशन जो भी की गई हैं ये सब है डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब. कि हमने वैक्यूम ट्यूब से आगे क्यों सोचा कि ये अब हमारे लिए बेटर नहीं है, हमें इससे भी बेटर ऑप्शन देखना चाहिए. तो वो डिसएडवांटेजेस में क्या था कि ये बल्कि होता था. जहाँ भी वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था वो जो भी इंस्ट्रूमेंट बाद में बनता था, मान लो एक टीवी बनाया गया है और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स है तो वो बहुत बड़ा होता था, उसको कैरी करना, लेके जाना बहुत मुश्किल होता था. देन अब वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स है तो उसके लिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता था. अब हाई वोल्टेज अगर कोई भी हमारा एप्लियंस कंज्यूम करेगा तो वहाँ पे पावर ज़्यादा जाएगी एंड पावर ज़्यादा जाती है तो फिर जैसे कि नॉर्मली देखते हो अगर कोई भी हमारा घर में जो भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है तो देन हमारा बिल भी उतना ज़्यादा आता है, तो इसलिए वो उतना अच्छा नहीं होता था एंड उसके अलावा वो जल्दी ख़राब भी हो जाते थे. मान लो कि वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब में अगर वो कहीं से भी एयर लीक हो गया, एयर चली गई तो देन वो ख़राब हो जाता था. तो इसलिए ये सब उससे रिलेटेड डिसएडवांटेजेस थे, इसलिए हम इसे छोड़ के आगे बढ़े कि हमें कुछ अब न्यू डिस्कवर करना पड़ेगा. तो उसके बाद क्या चीज़ें आई, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स. नेक्स्ट केम द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर जंक्शन, नेमली जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स. सो अभी हमने देखा वैक्यूम्स आए थे, वैक्यूम ट्यूब्स जो थी, उसके बाद जो चीज़ें आई उनको हम डायोड और ट्रांजिस्टर कहते हैं. These replaced the vacuum tubes and valves. सो जब डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स आए तो मैक्सिमम जो भी डिवाइसेस होते थे उनमें डायोड और ट्रांजिस्टर ही हमें दिखने लगे और धीरे धीरे वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गया. देन द एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर,
अब ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जो ये हमारे डायोड एंड ट्रांजिस्टर है, इन्हीं को हम सेमीकंडक्टर्स बोल रहे हैं। तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि ये अब देख रहे हो, ये इतने छोटे छोटे हैं, ये किसी भी डिवाइस के अंदर इजीली फिक्स हो सकते हैं। पहले जो वैक्यूम ट्यूब होता था वो बहुत बड़े बड़े ऐसे ट्यूब के फॉर्म में रहते थे, और तो इन्हें हमें कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। सो फर्स्टली अब ये छोटे साइज़ में हो गए हैं, तो अब इन्हें कैरी करना ईजी हो जाएगा। देन लो वोल्टेज, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे वो भी कम करने लगे, और इनको वोल्टेज भी कम चाहिए होता था। एंड बिकॉज अब यहाँ पे वैक्यूम कंडीशन की अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर ये ज़्यादा टाइम के लिए चलते थे। एंड बिकॉज ये ख़राब नहीं हो रहे जल्दी, तो हम इनके ऊपर ज़्यादा देर के लिए रिलाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो वैक्यूम्स थे, वैक्यूम्स में बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे थे, तो इसलिए उन्हें उनकी रिलायबिलिटी कम हो गई थी। सो जो भी वहाँ डिसएडवांटेजेस थे, जब सेमीकंडक्टर्स आए तो उन्होंने उसे ऐसा एडवांटेज की तरह यूज़ किया, और जो भी चीज़ें वहाँ पे लैक कर रहा था वो सब सेमीकंडक्टर के आने से चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। देन though the above advantages are present, the circuit consisting of transistor are still bulky and less shock proof. सो जो भी एडवांटेजेस तो हमने देख ली, बट उसके अलावा भी अभी भी जो हमारे ट्रांजिस्टर है उसमें कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है कि वो अभी भी साइज़ में जो ट्रांजिस्टर जहाँ यूज़ होता है वो थोड़े से बड़े होते हैं, एंड वहाँ पे शॉक के चांसेस है, वो लेस शॉक प्रूफ है। तो उसके बाद क्या हो, ये देखो, ये यहाँ पे एक इमेज है, ये एक टेलीविज़न है। जो पहले टीवी आते थे वो बड़े होते थे, उनके पीछे कितना बड़ा पार्ट होता था, बिकॉज उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा एरिया कवर करती थी। बट जो अब ये टेलीविज़न आती है ये एकदम थिन होते हैं, बिकॉज एक तो इनमें एलसीडी स्क्रीन होती है, और वैक्यूम ट्यूब्स जो भी है वो अब तो हट गई है, तो उसकी वजह से इसके बैक में कुछ नहीं होता, एक बहुत थिन सा एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है, इनको ईजिली कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। देन अभी हमारे ट्रांजिस्टर में क्या था वो हमने देख लिया कि हमारे ट्रांजिस्टर अभी लेस शॉक प्रूफ है। तो उसके बाद हमने और डिस्कवरी की, तो वो क्या जो डिस्कवरी हुई थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। सो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है एक मेजर रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, और अभी जो भी मैक्सिमम डिवाइस आते हैं उनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है। इसका एक एग्जांपल है जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इन अर्लियर जनरेशन टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स व बल्कि एज दे वर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। सो जैसे मैंने बताया कि जो अर्लियर ये जो ओल्ड टीवी है ये किसके ऊपर डिपेंड होता था, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था, तो ये वैक्यूम ट्यूब के प्रिंसिपल वर्क करता था। जैसे कि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स होगी, देन हम एक बैटरी से उसको हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा एंड मूव करेगा, फिर उसके बाद से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी। बट जो अभी न्यू सिस्टम्स आते हैं उसमें एलसीडी जिसको बोलते हैं, उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और इसकी वजह से वहाँ पे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाता है। एंड जो ये क्रिस्टल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल मूव करते हैं, एंड उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और हम आराम से देख पाते हैं जो भी विजुअल्स आते हैं। बट वैक्यूम में वो ट्यूब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, तो वहाँ पे बहुत पीछे बहुत बड़ा पार्ट हो जाता था उनका, जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स रहते थे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सो अब कोई भी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसे मेटल, उस मेटल को कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कैसे बोलेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी द सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिनोट होता है सिग्मा से, एंड रेसिस्टिविटी डिनोट होता है रो से। और जो रेसिस्टिविटी है वो इन्वर्स है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा मेटल है या जो भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो कंडक्टिव है मीन्स उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसकी रेसिस्टिविटी लेस होगी, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। सो मेटल्स का क्या होता है कंडक्टिविटी, मेटल्स दे पजेस वेरी लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। यहाँ पे मेटल्स होगा, यहाँ पे एम थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी और लो रेसिस्टिविटी, रो इन ऑर्डर ऑफ 10⁻² to 10⁻8 ohm meter. Classification of metal, conductors and semiconductors.
सो जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। सो इनकी जो बेसिस क्या है, किसकी वजह से हम इसे कंडक्टर बोल रहे हैं, वो है जिन 2 चीज़ों के बेसिस पे हम इसे बोलते हैं। तो फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड सेकेंड इज़ रेसिस्टिविटी। सो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड रेसिस्टिविटी को रो से, एंड जो रेसिस्टिविटी है वो इन्वर्स है सिग्मा का। सो अब यहाँ पे मेटल्स जो है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसके बाद से सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के, तो वो यहाँ पे गिवन है, वो देखते हैं अभी क्या क्या है। मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेसिस्टिविटी। रो इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻² to 10⁻⁻8, सॉरी ये -2 है, ओम मीटर, एंड सिग्मा विच इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ इन ऑर्डर ऑफ 10⁻² to 10⁻8 एस पर मीटर। सो इट मीन्स जो हमारे मेटल्स है वो ज़्यादा कंडक्टिविटी है उनकी, वो कंडक्टिव है ना, उसकी रेसिस्टिविटी लो है, इसलिए रेसिस्टिविटी देखोगे आप नेगेटिव साइन के साथ है एंड कंडक्टिविटी पॉजिटिव साइन के साथ है, विच मीन्स जो इसकी कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, एंड ये एस जो है ये साइमन के लिए है। देन सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर हैव रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर। सो जो सेमीकंडक्टर है, बिकॉज वो कभी कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड कभी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी डेफिनेशन भी उसी तरीके से लिखी है कि जो उसकी रेसिस्टिविटी एंड जो कंडक्टिविटी है वो मेटल एंड इंसुलेटर के बीच में होगी, एंड उसका ऑर्डर है रो इज़ इन ऑर्डर विच इज़ रेसिस्टिविटी इज़ इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ to 10⁻⁶ ओम मीटर, एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज़ इन ऑर्डर ऑफ 10⁵ to 10⁶ एस पर मीटर। सो ये उसका ऑर्डर है सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है उसका। देन इंसुलेटर, दे हैव हाई रेसिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी, मीन्स जो इंसुलेटर है उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है एंड उसकी कंडक्टिविटी लेस है, एंड रो विच इज़ अगेन रेसिस्टिविटी इज़ ऑफ ऑर्डर 10⁻11 to 10⁻19 ohm meter, and sigma which is electric conductivity is in order of 10⁻² to 10⁻19 s per meter। बिकॉज अब ये हमारा जो इंसुलेटर है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसके लेवल ऑफ ये रेसिस्टिविटी है वो बाकी हमारे मेटल एंड सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा है। देन सेमीकंडक्टर की और भी क्लासिफिकेशन है, और कौन से बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करते हैं। सेमीकंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्री टाइप एंड कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो जो हमारे सेमीकंडक्टर है उसको हम अगेन क्लासीफाई करते हैं 2 क्लास में। सो फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड इज़ कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सो एलिमेंट्री टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? These are type of semiconductors which are in their natural form like silicon and germanium. So जो elementary type of semiconductor होते हैं उसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं होता है, वो ओनली जो पूरा उसका क्रिस्टल फॉर्म होता है वो एक ही एलिमेंट का प्रेजेंट होता है, और ये जनरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के केस में होता है। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सेमीकंडक्टर जनरली फॉर्म नहीं होते हैं। तो जनरली जो हमारे एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर होते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं सिलिकॉन के एंड जर्मेनियम के। देन सेकेंड टाइप है कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। व्हेन सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय कंपाउंडिंग द मेटल्स वी गेट कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो जब हमारा सेमीकंडक्टर्स है जो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जब हम उसे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज वहाँ पे हमने एक दूसरा एलिमेंट ऐड किया है, उसको हम डोपिंग भी कहते हैं। तो उस टाइप के कंडक्टर को हमने नेम दिया है कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो अब जो कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसको कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उसको अगेन बाकी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज़ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है उसका एग्जांपल है CdS विच इज़ कैडमियम एंड सल्फर
and GaS, where Ga is for gallium and As is for arsenic. Then organic semiconductor like anthracene doped with thiocyanine, and organic polymers like polypyrrole, polyaniline and polythiophene. सो ये जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं. देन एक जो भी सॉलिड्स होते हैं उनके कंडक्शन और कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक थ्योरी है. उस थ्योरी को सॉलिड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कहते हैं. और जो भी हमारे सेमीकंडक्टर है ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है. और ये जो बैंड थ्योरी है ऑफ सॉलिड्स, इसी को एक्सेप्ट किया जाता है कि कब कंडक्शन बैंड होगा हमारा, या फिर कहाँ वैलेंस बैंड है, और कब कोई हमारा एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उससे रिलेटेड है ये हमारी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. इन अ सब्सटेंस एज मैनी एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम फॉर्म अ कंटिन्यूस बैंड where the electron move. This is called band theory of solids. तो band theory of solids में क्या है कि जनरली एक एटम कैसे होता है एंड उसमें एनर्जी लेवल क्या है, और जो उसके बैंड्स है जैसे वैलेंस बैंड है एंड इलेक्ट्रॉन बैंड है जहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, वो कैसे हैं एंड कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसी चीज़ को हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड का है. देन अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है धीरे धीरे हमारी क्या है थ्योरी के पॉइंट्स उसके बारे में है. तो फर्स्ट पॉइंट है अबाउट दिस थ्योरी, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कंस्टिट्यूट द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. सो जो ये पॉइंट है ये बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसके जैसा ही है कि जो प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है वो सेंटर में होता है एक एटम के, और उसको हमने न्यूक्लियस का है. देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिफाइंड ऑर्बिट. तो ये भी हमारा अगेन एक पहले से ही नोन चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है और एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है जिसको हमने कहा है ऑर्बिट. देन द ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d etc. ईच ऑफ विच हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. सो जैसे अगेन ये केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि 1s, 2s एंड 2p ऐसे होता है, उसके बाद से 3D हो गया, देन 4p एंड f तक होता है. तो वैसे ही इसमें बैंड थ्योरी में भी यही है कि हमारे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं एंड जो ये ऑर्बिट्स हैं उनकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मीन्स कि जो हमारे ऑर्बिट हैं उनकी फिक्स्ड एनर्जी है. मीन्स जैसे 1s है तो 1s में जो है वो सबसे लोअर एनर्जी लेवल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे. देन उससे हायर एनर्जी लेवल जो है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 2s में जाना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी होगी तभी वो ज़्यादा ऊपर जा पाएगा, नहीं तो वो नहीं मूव कर पाएगा. तो यही होता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट हैव सेम एनर्जी. सो जितने भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, मान लो अगर जो s है, s में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे s में उनकी एनर्जी बराबर ही होगी. देन अभी तक जो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी ये सब हमारी पहले जो भी थ्योरीज थी उसके तरह ही है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट विच आर completely filled constitute the valence electron, whereas the electron in outermost orbit which do not completely fill that shell are called conduction electrons. So अब यहाँ पे एक ये जो चीज़ है ये डिफरेंस है कि जो अभी तक हमारे जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते थे हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. बट लेकिन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में है जो बिल्कुल भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं. एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है जो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, तो उनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. सो ये एक न्यू चीज़ है जो बाकी थ्योरी से डिफरेंट थी. सो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना बिकॉज पूरा इसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड है कंडक्शन. डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ वैलेंस बैंड and the conduction band, the solid can be classified into conductor, insulator and semiconductors. So जैसे ये वैलेंस बैंड कहाँ हो गया जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, और जो हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले हैं वो अब हमारे लास्ट शेल में है और उसके बैंड को हम कंडक्शन बैंड कह रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स
और यही थी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। और ये अगेन डिफाइन करती है कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है एंड सेमीकंडक्टर क्या है। सो जो अब हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर की, वो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है, कि जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है वो क्या बोलती है कंडक्टर्स के बारे में। तो अब यहाँ से वो स्टार्ट है। तो द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड पार्टली ओवरलैप ईच अदर एंड देयर इज़ नो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बिटवीन। सो जो कंडक्टर्स हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले हैं, तो जो उनका बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये कंडक्टर्स के लिए है कि ये रहा उसका बैलेंस बैंड एंड ये ऊपर है कंडक्शन बैंड। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड हैं, और ये ओवरलैप है तभी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे, और फ्लो कर पाएंगे तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। देन सेकेंड पॉइंट इज the electrons from the valence band can easily move into conduction band। so ये वही पॉइंट है जो मैंने बताया कि इसके बीच में जो गैप है वो कम है, और गैप कम है तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर सकता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। हेंस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सो जो कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। The resistance of such material is low and conductivity is high। बिकॉज अब जो इसका गैप है वो गैप जो है वो कम है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली मूव कर पा रहा है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसलिए ऐसे मटेरियल्स का जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है और कंडक्टिविटी हाई होता है। और जो अभी हम ये सारी डेफिनेशन देख रहे हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है। देन सेकेंड इज इंसुलेटर। In case of insulator, a large energy gap exists between valence band and the conduction band। So ये जो यहाँ पे डायग्राम है ये है इंसुलेटर के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बीच में गैप है, एनर्जी गैप, ये बहुत बड़ा है। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत नीचे हैं एंड कंडक्शन बैंड जो है वो बहुत ऊपर है। बिकॉज जो यहाँ पे डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती है। सेकेंड पॉइंट इज द एनर्जी गैप इज हाई दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन नॉट मूव टू द कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एक्साइटेशन। सो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि जो बैंड गैप है वो इतना ज़्यादा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। एज देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन in the conduction band electric conduction is not possible। बिकॉज जो वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा है, तो इंसुलेटर इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहे। देन जो लास्ट है सेमी कंडक्टर्स। अ फाइनाइट बट स्मॉल एनर्जी गैप एग्जिस्ट बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। सो सेमी कंडक्टर्स में क्या है, जो ये एनर्जी बैंड है ये है प्रेजेंट है बट छोटा सा प्रेजेंट है, स्मॉल है, तो इसके वजह से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पा रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट है एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड एक्वायर एनर्जी एंड मूव इनटू कंडक्शन बैंड। हेंस एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टेंस इज नॉट एज इंसुलेटर। सो अब रूम टेम्परेचर पे क्या है, रूम टेम्परेचर पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, बट जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी लेके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, और जब ये जंप कर जाते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसलिए जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इंसुलेटर से। देन यहाँ पे अगेन सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन है। अब सिर्फ पहले हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे थे, मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स लिए हैं। तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड द सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, a pure semiconductor free from impurities is called intrinsic semiconductor। सो जो एक सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी एडेड नहीं है
जैसे कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, बट जो इंट्रिंसिक वाला है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए हम इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको हम इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। देन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है उसकी कंडीशन क्या होती है, या फिर उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, या कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, उसके बारे में अब यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया है, वो देखते हैं। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पहले उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। कंसिडर अ प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करें कि हमारे पास एक प्योर जर्मेनियम है एंड सिलिकॉन है, जिसमें दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। बिकॉज ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए ओनली जर्मेनियम का हम केस लेते हैं एंड देन देखते हैं उसके बाद उसमें क्या क्या हो रहा है। तो एट 0 केल्विन, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तब उस क्रिस्टल में क्या हो रहा है। इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द जर्मेनियम एटम फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नेबर एटम्स। सो जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ये मान लो ये एक जर्मेनियम है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये यहाँ पे चारों साइड अगेन यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे भी जर्मेनियम, ऐसे इन सब के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है एट 0 केल्विन। ईच कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड ऑफ 2 एटम्स ईच फ्रॉम ईच एटम्स। सो जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनी है इसमें सब तरफ जितने भी है जर्मेनियम है, एक जर्मेनियम को 4 जर्मेनियम ने सराउंड किया है और सब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। देन by forming covalent bond, each germanium in crystal behave as if the outermost orbit of each atom is complete with 8 electrons, having no free electrons in crystal. So अब जो 0 केल्विन पे है तो अब देख सकते हो कि ये एक जर्मेनियम है, इसने बाकी 4 जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाया एंड उसकी वजह से इसका जो ऑक्टेट था वो पूरा हो गया। आगे जो यहाँ पे जर्मेनियम है वो भी ऐसे ही बाकी जर्मेनियम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से एट 0 केल्विन ऐसा अपीयर होता है कि ये जर्मेनियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। एट रूम टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन, अब जब टेम्परेचर बढ़ गया है तब क्या हो रहा है। द कंडक्शन इज पॉसिबल इफ इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड एंड आर फ्री बाय थर्मल एनर्जी। अब जो रूम टेम्परेचर पे क्या आ रही है तो बॉन्डेड हैं, अभी जब जो रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ गया तो जो थर्मल एनर्जी थी वो इन जो भी एटम्स हैं उनके पास बढ़ गई। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी, तभी होगी कि जब इसमें से कोई भी जो भी हमारे जर्मेनियम है ये यहाँ से ब्रेक कर जाए और ये टूट के अलग चला जाए, अकेले चला जाए, और जब ये टूट जाएगा तो फिर ये इसकी थर्मल एनर्जी आ जाएगी यानी ये एनर्जी की वजह से उस पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड द एम्प्टी स्पेस और वैकेंसी इन द बॉन्ड इज कॉल्ड होल। अब जैसे जो हमारा स्ट्रक्चर बना था उसमें से जर्मेनियम था यहाँ पे और इसके सराउंडिंग थे यहाँ पे, तो मान लो ये जर्मेनियम यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे एक होल प्रेजेंट हो जाता है, बिकॉज इसने अपनी प्लेस छोड़ दी तो वो वहाँ पे एक होल फॉर्म हो जाएगा। An electron from neighboring atom can break away and can be attracted by the hole, creating hole at another place. अब क्या हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे होल हो गया है तो जितने भी वो तो जो एक क्रिस्टल फॉर्म हुआ है उसमें तो बहुत सारे जर्मेनियम है, तो अब जो एक और कहीं आसपास का जो जर्मेनियम है वो उस होल को देख के अट्रैक्ट हो रहा है एंड वो अपनी प्लेस छोड़ के उस होल के पास आ जा रहा है, तो उसकी वजह से जहाँ से वो मूव किया है वहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो जा रहा है in the crystal structure. Thus we can see electrons break the covalent bond and keep moving. Similarly, due to attraction of hole and electrons, hole also keep moving in the crystal. So जैसे कि देख सकते कि अभी एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, ऐसे ही जो पूरा क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे जर्मेनियम जो है वो क्या करते हैं, ब्रेक करते रहते हैं एंड मूव करते रहते हैं,
जैसे कि हमारा जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, वैसे हमारा जो होल्स है वो भी मूव करता है। Thus, the breakage of covalent bond produces one free electron and one hole in the crystal. So जैसे कि अब एक जर्मेनियम है जो अपनी प्लेस से मूव हुआ है, तो उसने वहाँ पे होल क्रिएट किया है और वहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वैसे जो होल है वो भी मूव कर सकता है। तो दोनों जो भी अगर एक क्रिस्टल है, जब वहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एक होल प्रेजेंट हो जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल नंबर हैं। In intrinsic semiconductor, the number of holes is equal to number of electrons. So because एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, और वो मूव कर रहा है तो जो नंबर ऑफ होल्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल हो जाते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ अब जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, जैसे अभी हमने सॉलिड के लिए वहाँ पे थ्योरी पढ़ा था, वैसी एक एनर्जी बैंड थ्योरी है। तो there is an energy gap about 1 eV between valence and the conduction band. So जो ये because ये सेमीकंडक्टर है, तो जो इसके कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको 1 EV कहते हैं, उतने का डिफरेंस है। तो अब ये एनर्जी बैंड थ्योरी की अकॉर्डिंग एट 0 केल्विन in terms of energy band theory, the valence band is full and conduction band is totally empty. तो इन केस ऑफ जर्मेनियम क्या हो रहा है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है। एज नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, द जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अब 0 केल्विन पे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो भी है उनके पास कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, तो क्या कर रहा है, जो जर्मेनियम क्रिस्टल है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे, और वो मूव नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। एट रूम टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया है, द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स प्रोवाइड एनर्जी टू द electron in the valence band to cross the energy gap and move into conduction band as free electrons. So अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे जर्मेनियम के, उन सब के पास वाइब्रेशन थर्मल एनर्जी आ जाती है। उस थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगते हैं, एंड वो वाइब्रेट करते करते जो हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। दिस रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। और जब ये मूवमेंट हो जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन का, उसी की वजह से सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं। एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, द वैकेंसी इज क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। तो जो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था वो नॉर्मल थ्योरी थी। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी थ्योरी भी वही चीज़ बोल रहा है कि अब जैसे कि हमारा जो वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में गया, तो वहाँ पे जो भी स्पेस था वहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाता है, उस एम्प्टी स्पेस को होल कह रहे हैं। एज इलेक्ट्रॉन मूव इन कंडक्शन बैंड, द होल्स मूव इन वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज़ पॉसिबल। सो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जा रहा है कंडक्शन बैंड में, और जो होल है वो मूव कर रहे हैं वैलेंस बैंड में। सो अब हमारे सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू एनर्जी थ्योरी में 2 मूवमेंट हो रहे हैं, और वो 2 मूवमेंट क्या हो रहे हैं, जैसे कि हमने नॉर्मल भी देखा था कि 2 मूवमेंट हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन का एंड एक होल का। तो यहाँ पे भी एनर्जी जो थ्योरी है वो भी यही कह रही है कि होल जो है वो मूव कर रहा है हमारा वैलेंस बैंड में, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में, और उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रेजेंट है या पॉसिबल है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एट हाई टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द होल्स मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल गिविंग राइज टू होल करंट, एंड इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल गिविंग राइज टू इलेक्ट्रॉन करंट। सो जो भी हमारा अभी कंडक्टर था, अगर हमने उसमें कोई इलेक्ट्रिक पहले तो हमने टेम्परेचर तो बढ़ाया ही जिसकी वजह से वो कंडक्ट करने लग गया, एंड उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो होल्स होते हैं वो होल्स कहाँ मूव करते हैं, जहाँ पे हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है, एंड जो हमारा
इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो जो सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो किसकी वजह से होता है, आई ई, वो है प्लस आई एच। तो आई ई किसके लिए है, आई ई है इलेक्ट्रॉन करंट के लिए, एंड आई एच है करंट बाय होल। सो यहाँ पे ये डायग्राम है कि जो 0 केल्विन पे जब हमारे सेमीकंडक्टर है तो उसका एनर्जी गैप ज़्यादा है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड देख रहे हो एम्प्टी है। बट ये जो सेकंड केस है, ये सेकंड केस है जब हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हायर टेम्परेचर, तो उसके वजह से जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके चला गया कंडक्शन बैंड में। और जब वो जंप करके जा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये होल बना है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 एंड 5 6, ये देख रहे हो यहाँ पे उसने होल फॉर्म किया है। तो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट कर लिया, अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है वो चेक करते हैं। अ डोप्ड सेमीकंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर विद सूटेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें ओनली एक ही एलिमेंट था, लाइक अगर जर्मेनियम है तो पूरा जो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल फॉर्म हुआ है उसमें सिर्फ जर्मेनियम ही होगा। बट एक्सट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर में जो हमारा मेन एलिमेंट है वो तो रहेगा ही, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अलॉन्ग विथ हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और बिकॉज वहाँ पे 2 एलिमेंट होते हैं इसलिए उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ एन टाइप एंड सेकेंड वन इज़ पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स वाइल द होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। सो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही मेजरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, और होल्स जो होते हैं वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे एन टाइप है एंड पी टाइप है। सो एन फॉर नेगेटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो एन फॉर नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी ऑफ करंट जो कैरी होगा वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। देन पी टाइप, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। सो जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी कैरियर है। अब जो एन टाइप एंड पी टाइप है ये कैसे फॉर्म हो रहा है इसके बारे में अब हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो पहले स्टार्ट किया है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से। व्हेन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम हैज़ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन is doped with control amount of pentavalent atoms like arsenic, phosphorus, antimony और bismuth। सो जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें क्या करें, जो हमारा एलिमेंट है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसमें हम पेंटावैलेंट एटम मीन्स वो एलिमेंट्स जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो है आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ। ये जो भी एटम्स हैं इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी वैलेंसी 5 होती है। तो हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल्ड अमाउंट मीन्स हमें पता होता है पहले कि प्री डिटरमाइंड होता है कि हाँ अगर 1 ग्राम ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो उसमें हमने 50 ग्राम से उससे कम, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल केस नहीं है, तो एक फिक्स वॉल्यूम होता है या फिक्स अमाउंट होता है उतना ऐड करते हैं। तो उसके बाद से जो हम सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसको हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इम्प्योर एटम विल combine with 4 valence electron of the silicon and germanium atom to form 4 covalent bonds। सो जो भी अब हमारा हमने डाला, जो भी आर्सेनिक, फॉस्फोरस जो भी डाला इसमें के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इनके 5 हैं, बट क्या होता है कि जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड फॉर्म करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, बिकॉज जो सिलिकॉन है उसकी वैलेंसी 4 है, तो वो 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, the 5th electron of the impure atom is free to move. Thus, each atom of impure substance donate a free electron for conduction. Hence,
इट इज़ कॉल्ड अ डोनर एटम। सो अब जो हमारा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग रह गया था वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। और जो ये जो भी सब्सटेंस है, जो हमने इम्प्योर सब्सटेंस ऐड किया वो फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए जो भी हमने एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऐड की उसको हम डोनर एटम कहते हैं। तो हमारा जो आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड बिस्मिथ है ये हमारे डोनर एटम हो जाएंगे। तो समझ गए ना कि जो फिफ्थ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। गिविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन द इम्प्योर एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज गिव राइज टू होल। सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में तो हेल्प कर रहा है, उसके बाद से जो इम्प्योर एटम है बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो जो भी एटम डोनेट करता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए जो भी एटम है जैसे फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। Thus, in n-type semiconductor, electrons are majority carrier and holes are minority carrier. So ये at the end सब कुछ समराइज करने के लिए कि कैसे हमारा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कंडक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी है जो हम ऐड कर रहे हैं, जो पेंटावेलेंट एटम है। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देख सकते हो, ये सिलिकॉन है जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड ये बीच में फॉस्फोरस है जो पेंटावेलेंट है। तो इसने 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया एंड जो इसके पास एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यही मूव करता है जिसकी वजह से यही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जाता है और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है इस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। देन एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली अब इसको डिफाइन किया गया है। इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। कंपेयरिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ impurities like arsenic with pure silicon and germanium, the lowest energy level of the conduction band is less. So जो सिलिकॉन और जर्मीनियम है उनको डोप किया गया आर्सेनिक के साथ, और जब डोप किया गया तो उसमें बिकॉज कोई जो उसकी कंडक्शन बैंड है वो उसकी एनर्जी लेस है। द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कॉल्ड द डोनर एनर्जी लेवल बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसके पास भी एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, और बिकॉज ये जो भी एटम आ रहा है वो डोनेट कर रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी एनर्जी को डोनर एनर्जी लेवल कह रहे हैं। और ये इन बिटवीन होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के। सो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये डोनर एनर्जी लेवल है एंड जो वैलेंस बैंड है वो यहाँ पे नीचे है एंड कंडक्शन बैंड ऊपर है, बीच में जो है वो डोनर एनर्जी लेवल है। द डोनर एनर्जी लेवल इज़ बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये इस पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया कि वो कहाँ प्रेजेंट है। दिस वेरी स्मॉल एनर्जी सप्लाइड कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर लेवल टू द कंडक्शन बैंड, हेंस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बिकम्स रिमार्केबली इम्प्रूव्ड। सो देख सकते हो कि जो ये एक्स्ट्रा डोनर एनर्जी लेवल है ये बीच में है, तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर से कंडक्टर में आ जाएंगे, और बिकॉज ये डोपिंग के बाद हो रहा है इसलिए हम इसे सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। सो बस जैसी थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी उस इलेक्ट्रॉन को वो अपने डोनर एनर्जी लेवल से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, और जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। देन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हेन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम which has 4 valency electron is doped with control amount of trivalent atom like gallium, indium, boron और aluminium. सो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में अगेन जो भी हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है इस बार हम उसको डोप कर रहे हैं अगेन कंट्रोल वे में, बट इस बार ट्राईवैलेंट एटम के साथ हम डोप कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पेंटावैलेंट के साथ किया था इन केस ऑफ एन, जहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसे डोप कर रहे हैं ट्राईवैलेंट के साथ, तो फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इम्प्योर एटम will combine with 3 electrons of silicon or germanium atom to form 3 covalent bond. So अभी क्या हो रहा है कि ये मान लो हमारा यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ पे सिलिकॉन है, इसके यहाँ पे भी पूरी सराउंडिंग में सिलिकॉन है, तो वो क्या कर रहा है सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और एक जो सिलिकॉन है वो हमेशा वैकेंट रहेगा, उसके साथ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है।
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर विल बी वन अनबाउंड इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम एटम विच वुड ट्राई टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग जर्मेनियम एटम। सो अब क्या हो रहा है कि एक जो जर्मेनियम है, एल्युमिनियम ने तो सिर्फ जो भी सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसके 3 ही बॉन्ड फॉर्म किए, तो जो जर्मेनियम है उसकी वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई, तो इसलिए वो ट्राई करेगा कि उसके नेबरिंग में जो भी जर्मेनियम एटम अवेलेबल है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करे। द जर्मेनियम कोवेलेंट bond creates deficiency of electron in germanium atom thus creating a hole। सो अब जो जर्मेनियम फ्री बचा था जिसका एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था वो किसी दूसरे जर्मेनियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करे। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होती है जर्मेनियम एंड जर्मेनियम के बीच में, ये उतनी स्ट्रांग नहीं होती है और ये कभी लेफ्ट में कभी राइट में हमेशा चेंज करते रहता है। बिकॉज वो चेंज करते रह रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वहाँ पे एक होल बन जाता है। In this hole is compensated by breakage of GE covalent bond in the neighborhood, hence electron moves towards the hole resulting in formation of hole at the other place। सो अब क्या कर रहा है कि जो ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जो एक्स्ट्रा जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ट्राई कर रहा है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो वो कभी एक जगह फॉर्म कर रहा है कभी दूसरी जगह फॉर्म कर रहा है, वो बार बार चेंज कर रहा है अपना बॉन्ड, तो उसकी वजह से इसमें एक होल प्रेजेंट हो जाता है। और ये होल जो प्रेजेंट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट हो रही है, पी सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो बिकॉज ऑफ होल हो रही है। द ट्राईवैलेंट एटम आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। जैसे कि हमारे एन टाइप में क्या था, वहाँ पे पेंटावैलेंट थे, जो भी इम्प्योरिटी हमने ऐड की थी तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। बट अभी हमने पी टाइप में क्या किया है, हमने ट्राईवैलेंट किया है और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसने अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डोनेट नहीं किया है, इसलिए हम ट्राईवैलेंट एटम को एक्सेप्टर एटम भी कह रहे हैं। और इसमें जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बिकॉज ऑफ होल्स है, और जो एन टाइप में थी वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी। ये एक डायग्राम है अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कि ये रहा जर्मेनियम एंड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया आर्सेनिक, सॉरी ये एस से है जो भी हमारा एलिमेंट है, और ये इम्प्योरिटी है ट्राईवैलेंट है। तो ये क्या करे, इसने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, बट यहाँ पे जो ये जर्मेनियम का था ये एक फ्री हो गया, तो ये कभी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है, कभी इस प्लेस में फॉर्म करता है, जो भी इसके लिए अवेलेबल हो वहाँ पे फॉर्म करता है। और जहाँ पे से ये क्योंकि ये चेंज करते रहे तो वहाँ पे एक जगह पे होल भी प्रेजेंट हो जा रहा है, और ये होल जो इंटरमीडिएटली फॉर्म हो रहा है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। देन एनर्जी बैंड थ्योरी। सिलिकॉन और जर्मेनियम doped with impurities like aluminum produce energy level which is situated in the energy gap slightly above the valence band. This is called acceptor energy level. So जैसे हमने लास्ट ग्राफ देखा था वहाँ पे एक यहाँ पे कंडक्शन बैंड था और यहाँ पे वैलेंस बैंड था और यहाँ पे एनर्जी बैंड था, जो भी हमने अपना डोनर एटम जो ऐड किया था उसका। तो अगेन इसमें यहाँ पे ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, एंड ये जो है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। तो एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड कैन ईजिली बी ट्रांसफर टू एक्सेप्टर लेवल। दिस प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। सो जो भी रूम टेम्परेचर पे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्टर आराम से एक्सेप्ट कर ले रहा है, और जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स बन जा रहे हैं। द वैलेंस बैंड बिकम्स होल कंडक्टिंग बैंड। तो अब बिकॉज जो वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा होल हो गए हैं तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं वैलेंस बैंड को, वैलेंस बैंड का न्यू नेम हमने कर दिया है होल कंडक्टिंग बैंड। एंड उसके बाद से जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो अगेन जो ये होल्स हैं ये एक्सेप्टर लेवल को क्रॉस करके यहाँ पे जाता है कंडक्शन बैंड में, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका एक ग्राफ यहाँ पे ऐड होता तो ये बेटर वे में आपको समझ में आता, बट इसका ये यही होता है कि जो अब यहाँ पे होल क्रिएट हो गए हैं जो वैलेंस बैंड में, उनको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थर्मल एनर्जी, तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं होल्स, और वो होल्स ही कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। देन अभी हमने एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, और अभी पी एन जंक्शन है, मीन्स अब हम उन दोनों को
जो P है और N को दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और एक टाइप का जब ये जोड़ते हैं तो इसको हम डायोड कहते हैं। और ये डायोड भी बहुत सारे डिवाइसेस में प्रेजेंट होता है और ये भी एक सेमीकंडक्टर है बिकॉज यहाँ पे N एंड P दोनों हैं, इसलिए PN जंक्शन कहते हैं इसको। अ PN जंक्शन इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। तो ये जो PN जंक्शन है ये बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में प्रेजेंट होता है। कंसिडर्ड अ thin p-type silicon semiconductor wafer convert a part of p-type of semiconductor into n-type silicon semiconductor by adding small quantity of pentavalent impurity। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है इस पॉइंट में कि हमने PN जंक्शन कैसे फॉर्म किया। तो हमने एक पहले पूरा p टाइप ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिया, देन उसमें हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी और उसको हमने n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी बना लिया। तो अब ये PN जंक्शन फॉर्म हो गया बिकॉज इसमें P भी है और N का भी पार्ट है। द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये अभी हमने लास्ट में देखा कि कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं। अगेन यहाँ पे वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है एंड P टाइप में होल कैरियर है। इन N टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स बिकॉज अब N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम कंडक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एंड होल्स कम होंगे। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ P में होल कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं इसलिए होल्स ज़्यादा होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। The first process that occurs in PN semiconductor is diffusion। So जो ये हमारा PN जंक्शन था इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। In the formation of PN junction due to the concentration gradient across P and N side, the electron diffuse from N region to P region and hole diffuse from P region to N region। अब जो ये वाला साइड का रीजन है ये N है एंड ये P है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा N था वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे एंड जो P था वहाँ पे हमारे होल्स ज़्यादा थे। यहाँ पे होल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो जाता है होल के टूवर्ड्स एंड जो होल है वो इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जा रही है तो फिर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे से डिफ्यूज़ होके इस जगह पे आ जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया है एंड होल P से डिफ्यूज़ होके N के साइड में चला जा रहा है इसलिए यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। और जो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो होल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से एक करंट डेवलप होता है और उस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट क्या है उसकी डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स due to the difference in concentration of two region of the PN junction across the junction give rise to diffusion current। So जो ये diffusion current है ये कैसे हुई, because जो भी हमारे PN junction था उसमें क्या था, उसमें चेंज था, concentration का डिफरेंस था उनके concentration में, तो उसके वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिफ्यूज़ होते हैं एंड होल्स भी डिफ्यूज़ होते हैं और उसकी वजह से करंट राइज होती है, उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। एज द डिफ्यूजन continues, it leaves behind a positive charge on N side close to junction. This positive charge also called ionized donor। बिकॉज डिफ्यूजन हुआ है तो N साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड डोनर कहते हैं। और जो ये आयोनाइज्ड डोनर है और या जो भी वहाँ पे चार्ज है वो इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकता बिकॉज जो भी उसके सराउंडिंग में एटम्स है वो और एटम्स के साथ बॉन्ड कर जाता है। सिमिलरली इन P रीजन क्लोज टू द जंक्शन देयर इज़ नेगेटिव चार्ज और एक्सेप्टर आयन विच आर इमोबाइल। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि P साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था, वैसे ही यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी एक्यूमुलेट हो जाता है P साइड में और N के साइड में पॉजिटिव चार्ज। और जो ये चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, इसको हम एक्सेप्टर आयन कहते हैं और ये भी इमोबाइल है। जैसे हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी इमोबाइल था और वो भी आसपास के जो भी एटम्स है सबके साथ बॉन्ड कर गया था, इसलिए इमोबाइल था। और यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो भी इमोबाइल है।
देन यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। वो डिप्लीशन रीजन क्या है? द स्पेस चार्ज रीजन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ पी-एन जंक्शन हैज़ इमोबाइल आयन एंड इज ऑल्सो डिवाइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन नियर द जंक्शन। सो ये जो बीच में स्पेस था जहाँ पे हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था, वहाँ पे इमोबाइल आयन होते हैं। तो जो इमोबाइल आयन है वो चार्ज को कैरी नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे कंडक्टिविटी जो है उस सेमीकंडक्टर की वो अफेक्ट हो जाती है। तो जब वो अफेक्ट हो जा रही है उसी कंडीशन को हम डिप्लीशन रीजन कह रहे हैं, और वो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जा रहा है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन। तो ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे पी और एन एक जगह पे ज्वाइन होते हैं, उस रीजन में ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। देन ये कुछ एप्लियंसेस है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं और जहाँ पे पीएन जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट है वो है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन का ही टाइप है। दिस इज स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। सो जो ये हमारा फोटो डायोड है उसमें पीएन जंक्शन है और ये फोटो सेंसिटिव है मटीरियल है। सो ये जो डायोड होता है उस डायोड में यहाँ पे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है और ये एब्जॉर्ब करके देन उस लाइट की हेल्प से जो भी एनर्जी होती है उसको कंडक्टिविटी में या इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करती है। द डायोड हैज़ ट्रांसपेरेंट विंडो, इट अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। तो ये उसका जो स्ट्रक्चर है मीन्स जो हमें दिखेगा वो कैसा होगा, ये उसके अंदर का सर्किट डायग्राम है जैसे हम शो करते हैं। एंड ये एरो टूवर्ड्स इसलिए है बिकॉज ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड लाइट को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में चेंज कर रहा है, इसलिए ये एरो टूवर्ड्स है। एंड ये जो ट्राइंगल पार्ट है वो पी के लिए है एंड ये वाला पार्ट जो है वो एन के लिए यहाँ पे सिंबल है। एलईडी और लाइट इमिटिंग डायोड दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। सो जो एलईडी है उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको लाइट में चेंज करते हैं। यहाँ पे भी अगेन पीएन जंक्शन होता है और ये फॉरवर्ड बाइस में होता है। ये फॉरवर्ड बाइस इस चैप्टर का ही पार्ट था बट यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने वो हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं किया बिकॉज वहाँ से हार्डली कोई क्वेश्चन आना है। ये जो छोटे छोटे पार्ट से यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। सो अगेन ये एलईडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें ये जो साइड है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैथोड एंड एनोड। अगेन यहाँ पे देख सकते हो इसमें एरो आउटवर्ड्स की तरफ है जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें से लाइट बाहर एमिट होगी और जब एमिट होगी तो वो जो एरो है वो बाहर के साइड होंगे। एंड अगेन जो यहाँ पे पी वाला पार्ट है वो ट्राइंगल है एंड ये जो ऐसे है वो एन पार्ट है पीएन जंक्शन का। नेक्स्ट है सोलर सेल। दिस फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हमारे सोलर सेल है वो क्या करते हैं, जो भी बाहर से ऑप्टिकल रेडिएशन आता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। जो भी सन से रेज आती है ऑप्टिकल रेज उनको वो यूज़ करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। और यहाँ पे भी हमारा पीएन जंक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये पी है एंड ये एन है, ये पीएन जंक्शन है। यहाँ पे ये अगेन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो भी इसका भी अगेन जो हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो ऐसा ही होगा। एंड ये बिकॉज एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट तो इसमें टूवर्ड्स द ट्राइंगल होगा बिकॉज जो पीएन जंक्शन है वो इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज आईसी और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो जो भी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि जो इवोल्यूशन हुआ था उसमें पहले वैक्यूम्स थे, देन ट्रांजिस्टर डायोड आए और लास्टली जो थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या है, द components like diode, transistor, resistor, inductor and capacitor are connected by soldering wires in desired manner to make conventional circuits। तो जो भी ये डायोड ट्रांजिस्टर थे इन सब में शोल्डरिंग की जाती थी उसको एक सर्किट फॉर्म करने के लिए, और अगर ये जो शोल्डरिंग है अगर वो किसी भी वे में रिमूव हो गई तो देन वहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो पूरी इफेक्ट हो जाती थी एंड जो भी वो डिवाइस है वो वर्क करना स्टॉप कर देता था। The concept of fabricating an entire circuit on small single chip of semiconductor is called integrated circuit। So पहले जो ये पूरा अलग अलग रहता था ट्रांजिस्टर एंड सब कुछ, तो अब ये क्या किया गया है कि एक स्मॉल सा सर्किट फॉर्म किया जाता है और इस स्मॉल चिप में ही जो भी एंटायर सर्किट है वो पूरा सर्किट रहता है
और इसी सिस्टम को हम इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं। और जो ये चिप का डायमेंशन है वो 1 mm इंटू 1 mm मीन्स जो इसकी लेंथ है वो भी 1 mm है एंड ब्रेथ भी जो है वो 1 mm है। और ये तो शायद स्मॉल है और इससे भी छोटे छोटे इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं। सो जो भी हमारे ट्रांजिस्टर में हमारे था कि वो उसे कैरी करना बल्कि हो जा रहा है या वो एनर्जी ज़्यादा ले रहा है, कंजम्पशन वोल्टेज की ज़्यादा है उसमें, तो वो सब जो भी इंटीग्रेटेड चिप्स में है उसमें ये सब चीज़ें जो भी थी वो सब ओवरकम हो गई है बिकॉज ये बहुत स्मॉल है तो किसी भी डिवाइस में इजीली फिक्स हो जाता है। द इंटीग्रेटेड चिप कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ए लीनियर और एनालॉग एंड बी इज़ डिजिटल आईसी। सो जब हमारे इंटीग्रेटेड चिप्स हैं वो भी दो टाइप के हैं, फर्स्ट है लीनियर एंड सेकंड इज़ डिजिटल आईसी और इंटीग्रेटेड चिप। Linear or analog IC, the signal changes continuously over a range of values between maximum and minimum. The output varies linearly as input. So जो क्या है कि जो लीनियर आईसी है उसमें जो सिग्नल है वो चेंज होता रहता है, कभी मैक्सिमम होता है और कभी मिनिमम होता है। तो जो उसका आउटपुट है वो वैरी करता है, मीन्स कभी वो हो सकता है कि ज़्यादा है कभी कम है बिकॉज जो उसमें सिग्नल आ रहा है और जो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है वो चेंज हो रहा है, इसलिए जो भी उसका रिजल्ट आता है वो कम होता है। द मोस्ट यूजफुल लीनियर आईसी इज़ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो इसके लिए क्या होता है कि एम्पलीफायर यूज़ करते हैं जो हमारी जो भी हम वहाँ से सिग्नल ले रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या जो भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम वहाँ पे एक एम्पलीफायर ऐड करते हैं जिससे वो क्या करता है जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको एक इक्वल वेवलेंथ में या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे जो वो जैसे वोल्टेज होता है कभी अप डाउन होता है तो आपने देखा होगा बल्ब कभी ज़्यादा जलता है कभी कम जलता है, तो उसी के लिए हम कहीं कहीं पे स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। तो ये एम्पलीफायर है वो भी उसी की तरह वर्क करता है कि जो भी हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं उसको एक इक्वल वेवलेंथ में या इक्वल एनर्जी में ट्रांसप्लांट करता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है आउटपुट आ रहा है वो इक्वली रहे। जो सेकंड है डिजिटल आईसी, दे हैव टू वैल्यूज़ हाई एंड लो। तो जो डिजिटल आईसी है उसमें दो टाइप होते हैं, एक हाई के लिए होता है और एक लो के लिए होता है। तो हमें जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम अगर हाई सिग्नल्स आने हैं तो वैसा ले सकते हैं, और जो अगर हमें लो सिग्नल्स है या जैसा हमारा फंक्शन है हमारा डिवाइस है उसके अकॉर्डिंगली हम डिजिटल आईसी ले सकते हैं। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you like this video.